जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है जी आज हमारा। आज के लेक्चर में एक तो एज़ यूजुअल हम क्विज़ कंडक्ट करेंगे, लाइव क्विज़, ताकि मुझे पता चल जाए प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं या नहीं। उसके मुताबिक फिर लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। आज जो नया कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। ये कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब ठीक है। चलिए ठीक, चलिए क्विज के लिए फिर ज्वाइन कर लीजिए। दो तरीके हैं क्विज को ज्वाइन करने के लिए। एक है लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे क्विज। दूसरा तरीका ये है मैनुअली आप साइट पे जाइए menti.com और उस साइट पे जाएं तो जो बॉक्स आएगा आपको उसमें आपने कोड एंटर करना है। आज के क्विज का कोड है 86795404। रिपीट कर रहा हूं 86795404। ठीक है जी जी। अच्छा, ये आज हमारा लेक्चर 4 है, लेकिन क्विज चूंकि प्रीवियस लेक्चर का है तो इसीलिए क्विज ऑन लेक्चर नंबर 3 लिखा है। यानी लेक्चर नंबर 4 में जो लेक्चर नंबर 3 के कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं उनका क्विज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं जी। हाउ टू प्ले ये आपको पता ही है, कल शेयर कर दिया था ना हमने। पहले आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा 5 सेकंड के लिए, आपने उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद ऑप्शंस आएंगी और आपको कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे। 15 से लेके 30 सेकंड्स तक का टाइम होगा। उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। और आपको पता है जो आपको मार्क्स क्रेडिट होते हैं वो दो चीज़ों के, नंबर 1 करेक्ट आंसर और नंबर 2 क्विक आंसर, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। What substantive procedure is used to verify inventories? इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज होता है? कंफर्मिंग रिसीवेबल्स, ये इन्वेंट्री के लिए तो नहीं होता। ऑब्जर्विंग फिजिकल स्टॉक काउंट्स, ये इन्वेंट्री के लिए होता है। और वेरीफाइंग बैंक रिकंसिलिएशन, ये भी इन्वेंट्री के लिए नहीं होगा। ये किसके लिए होगा फिर? कैश एंड बैंक के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। और रिव्यूइंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल, जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, ये भी नॉन करंट एसेट्स के लिए। क्लियर जी? तो हमारा जो रेलिवेंट प्रोसीजर है वो कौन सा होगा? ऑब्जर्विंग फिजिकल काउंट। चलिए जी, अच्छी परफॉर्मेंस रही इसमें। क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। Which procedure should be performed to confirm accuracy of trade receivables? Trade receivable किसे बोलते हैं? डेटर्स को। Send direct confirmation to customers, ये डायरेक्ट कंफर्मेशन का मतलब है रिटर्न लेटर सेंड करना। फिर बाय सेकंड वेरीफाई फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स का मतलब फिजिकली देखना है एसेट मौजूद है कि नहीं। इससे तो वो एसेट वेरीफाई होगा जो मौजूद है, जो हम चेक कर रहे हैं। उससे डेटर्स तो वेरीफाई नहीं होंगे ना। हमारा जो प्रोसीजर है वेरीफाई करने वाला वो रेलिवेंट होना चाहिए ना। जिस एरिया को वेरीफाई कर रहे हैं उस एरिया से रेलिवेंट प्रोसीजर वो ये है। ये प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म जरूर करता है, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए नहीं, वो एसेट को वेरीफाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट है रिकंसाइल कैश बैलेंस।
ये तो कैश को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जबकि उसने क्या पूछा है कि ट्रेड रिसीवेबल को वेरीफाई करने के लिए बताओ। फिर रिव्यू सप्लायर्स इनवॉइसेस, सप्लायर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर, डेटर नहीं। अगर यहाँ पे रिव्यू कस्टमर इनवॉइसेस बोलता ना या रिव्यू डेटर, वो ठीक होता, क्योंकि वो डेटर्स के लिए है। ठीक है, एक चीज को वेरीफाई करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसीजर हो सकते हैं। तो यहाँ पे रेलिवेंट प्रोसीजर कौन सा हुआ? डायरेक्ट कंफर्मेशन। या डायरेक्ट कंफर्मेशन पता है किसको बोलते हैं? कल हमने हल्का सा डिस्कस किया था ना, जब हम ऑडिटर रिटर्न फॉर्म में किसी से कोई चीज पूछते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन। ठीक है, कि कंफर्म करवाना। क्लियर जी, ये समझ आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा क्वेश्चन 3 आपके सामने। To verify the existence of bank balances, what substantive procedure is most suitable? यानी कौन सा प्रोसीजर, सब्सटेंटिव का मतलब प्रोसीजर ही है। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर मोस्ट सुटेबल होगा बैंक बैलेंस के लिए? एक मिनट ठहरे। एनालाइज, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एनालाइज रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, नहीं, ये बैंक बैलेंस के लिए तो नहीं है। फिर इंस्पेक्ट इन्वेंट्री फिजिकली, नहीं, ये भी बैंक बैलेंस के लिए नहीं है, ये तो इन्वेंट्री के लिए है। फिर वेरीफाइड ट्रेड पेबल शेड्यूल क्रेडिटर, ये भी इन्वेंट्री के लिए नहीं है, ये बैंक के लिए नहीं है। सेंड बैंक कंफर्मेशन लेटर्स, ये बैंक के लिए सूटेबल है। तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अभी इसको ठीक कर लेते हैं, अभी इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया और ये आ गया। ठीक है जी, ये देखिए, अब आपके मोबाइल पे उसने करेक्ट कर दिया। इतनी सी बात थी, आप परेशान हो गए थे ना परेशान। आगे चलते हैं जी, रीचेक हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 4, ये रहा जी क्वेश्चन 4। Which procedure best verifies the value of non-current asset like plant and machinery? Recalculate interest charges, नहीं, ये तो इंटरेस्ट को वेरीफाई करने के लिए काम किया जाता है। कंफर्म बैलेंस विद थर्ड पार्टीज, नहीं, ये तो डेटर्स या क्रेडिटर्स या बैंक को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है प्रोसीजर। इंस्पेक्ट एसेट परचेज इनवाइसेस, हाँ, ये जो एसेट जितने में खरीदा है उसकी इनवाइस चेक करेंगे तो उससे कंफर्म होगा कि जितनी अमाउंट कैपिटलाइज की गई है वो सही है कि नहीं, ये रेलिवेंट प्रोसीजर है। और फिर ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट, नहीं, ये रेलिवेंट नहीं है। ये वाला प्रोसीजर किससे रेलिवेंट है? इन्वेंट्री से। तो जो गिवन उसने हमें ऑब्जेक्टिव दिया है, मकसद, उसके लिहाज से हमारा रेलिवेंट प्रोसीजर कौन सा बना? इंस्पेक्ट एसेट परचेज इनवॉइसेस। शाबाश, इसका मतलब है आपको वेरिफिकेशन के प्रोसीजर समझ आ गए हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द बेस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग प्री पेमेंट? प्री पेमेंट की कोई एक एग्जांपल ले आए, जैसे क्या, जैसे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर होगा? ट्रेस सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट। सब्सिक्वेंट, प्री पेमेंट में तो पेमेंट पहले हो जाती है, बाद में दोबारा पेमेंट होगी क्या? नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लीजिए,
ऑडिट में जब कभी हम वर्ड सब्सीक्वेंट का बोलेंगे ना, तो इसका अमूमी मतलब ये हुआ करेगा सब्सीक्वेंट टू ईयर एंड। यानी अगर हम जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, फर्ज कीजिए वो 31 दिसंबर 24 है, तो जब मैं कहूंगा ना सब्सीक्वेंट, तो इसका मतलब क्या होगा 31 दिसंबर 24 के बाद वाली कोई चीज। ठीक है, तो प्री पेमेंट की पेमेंट तो पहले हो जाती है, ईयर एंड से पहले हो जाती है कि ईयर एंड के बाद होती है? पहले हो जाती है। वो तो अक्रूवल की पेमेंट ईयर एंड के बाद होती है, इसीलिए प्री पेमेंट वाली ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, कैश को इंस्पेक्ट जरूर कर सकते हैं लेकिन सब्सिक्वेंटली नहीं, ईयर एंड से पहले। ये ऑप्शन गलत। एग्री करते हैं? समझ आ गई बात? फिर कह रहा है कंफर्म डायरेक्टली विद कस्टमर्स। प्री पेमेंट है, प्री पेमेंट और चीज होती है, डेटर्स क्रेडिटर्स और चीज होते हैं। डेटर्स से जो हमने पैसे वसूल करने होते हैं उन्हें प्री पेमेंट नहीं कहते। वो ये जो प्रोसीजर है ना कंफर्म डायरेक्टली विद कस्टमर, ये डेटर्स या डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। प्री पेमेंट तो एक्सपेंसेस की होती है, उसके लिए क्या कस्टमर्स को पता होगा हमने कितने एक्सपेंस प्री पे किए हैं? पता होगा कस्टमर को? क्या नहीं पता होगा। तो उसे कंफर्म करवाएंगे तो वो सही प्रोसीजर नहीं है। तो ये दूसरी ऑप्शन भी गलत। तीसरी ऑप्शन कौन सी है? वो कह रहा है इंस्पेक्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। हाँ ये ठीक है कि जो भी प्री पेमेंट है, जो भी, जैसे इंश्योरेंस का प्री पेमेंट है तो इंश्योरेंस एग्रीमेंट इंस्पेक्ट कर लो, उससे पता चल जाएगा कि साल में कितनी पेमेंट कब देनी होती थी। रेंट का प्री पेमेंट है तो रेंट का एग्रीमेंट चेक कर लो। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि हर साल या हर महीने इतनी प्री पेमेंट होनी चाहिए। तो इसका रेलिवेंट प्रोसीजर कौन सा है? थर्ड, रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो याद रखें ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जिस जिस एरिया या लाइन आइटम में भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, जैसे सबसे ज्यादा अहम होता है बैंक लोन, वो वाला एग्रीमेंट हमारे लिए प्रोबेबली सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद सेल्स एग्रीमेंट भी होते हैं, परचेज एग्रीमेंट भी होते हैं, इंश्योरेंस भी। वो जिस जिस एरिया में जो एग्रीमेंट बनता होगा वो हमने चेक करना। तो उसमें करेक्ट प्रोसीजर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अच्छा ये मुझे बताइएगा, कैमरा में ऑप्शन नीचे पड़ी जा रही है, वो सही डिस्प्ले हो रही है ना कैमरा में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए? फॉन्ट साइज छोटा है? ओके। Which substantive procedure ensure the accuracy of trade payable? Trade payable क्या? creditors। कौन सा substantive procedure? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री? नहीं नहीं, ये तो इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट है। कंफर्म बैलेंस विद सप्लायर्स, हाँ ये ठीक है, सप्लायर्स के साथ। फिर रिव्यू इंटरनल पेरोल रिकॉर्ड्स। इंटरनल पेरोल रिकॉर्ड्स पेबल्स के लिए तो रेलिवेंट नहीं है, सैलरीज के लिए रेलिवेंट है। फिर वेरीफाई कैश रिसीट्स। कैश रिसीट्स भी ट्रेड पेबल्स के लिए नहीं है, वो तो कैश पेमेंट होता फिर ट्रेड पेबल के लिए रेलिवेंट होता। ट्रेड पेबल को हम कैश पे करते हैं कि कैश रिसीव करते हैं? पेबल। ट्रेड पेबल के लिए कैश रिसीट्स नहीं, कैश पेमेंट चेक करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? कंफर्म बैलेंस विद सप्लाई। इसका मतलब क्या है कंफर्म बैलेंस? रिटर्न फॉर्म में हमने अपने पेबल्स को लेटर लिखा और उनसे पूछा आपके मुताबिक क्या यही बैलेंस है, इसे कहते हैं कंफर्म करना या डायरेक्ट कंफर्मेशन। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये रहा क्वेश्चन 7।
टू वेरीफाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, विच प्रोसीजर इज सूटेबल? कौन कंफर्म बैलेंस विद बैंक। हाँ जी, बैंक के साथ, क्योंकि जिससे लोन लिया हो वो बता सकता है ना कि भाई कितना लोन बाकी है। तो ये शाबाश, ये सही पिक कर लिया आपने। इंस्पेक्ट प्री पेमेंट शेड्यूल, ये गलत है, ये ओवरड्राफ्ट है, प्री पेमेंट तो है ही नहीं। क्वेश्चन 8 ये रहा क्वेश्चन। जब ये क्विज चल रहा हो ना तो आपने कैमरा को थोड़ा सा जूम कर लेना है कि मैं चाहे ना आ रहा हूँ उसमें, लेकिन वो ऑप्शन आ रहे हो। ठीक है, चले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों से पूछ लूँगा, ठीक है। लेकिन आपने ना जो ये वाला हिस्सा जिसमें ऑप्शन आ रही हैं और क्वेश्चन है, इसको जूम करना है, मैं चाहे स्क्रीन में ना हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू कंफर्म द कंप्लीटनेस ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस? इसके लिए प्रोसीजर कौन सा है? कंफर्म विद बैंक बैलेंसेस? नहीं, बैंक को थोड़ा ही पता होगा कि क्या सैलरीज है हमारी। रिकैलकुलेट पेरोल फिगर्स, हाँ ये पेरोल फिगर रिकैलकुलेट करना, यानी जो पेरोल शीट बनी होगी जिसमें सारे एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट होती है, उससे पता चल जाएगा। ये रेलिवेंट प्रोसीजर है। अच्छा तो फिर दूसरे क्यों गलत है? इंस्पेक्ट एसेट परचेज इनवॉइसेस, ये क्यों गलत है? क्योंकि ये एसेट को वेरीफाई करते हुए रेलिवेंट होगा, पेरोल सैलरीज एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर, वेरीफाई इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स, ये क्यों गलत? ये तो इन्वेंट्री के लिए होगा, सैलरीज एक्सपेंस के लिए थोड़ा ही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Which substantive procedure verifies the rental income recorded in the financial statements? Check amount into rent agreement. हाँ, रेंट के लिए तो रेंट एग्रीमेंट ही सही प्रोसीजर है। कंफर्म कैश बैलेंस विद बैंक, नहीं नहीं, ये तो बैंक बैलेंस के लिए। फिजिकली इंस्पेक्ट रेंटल प्रॉपर्टी, नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी को फिजिकली वेरीफाई करने से रेंट इनकम या एक्सपेंस वेरीफाई नहीं होगा। हमें थोड़ी पता चल रहा बिल्डिंग को देख के इसका रेंट कितना है। हालांकि थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह पे अमूमी तौर पे रेंट क्या चल रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रेंट एक्सपेंस कितना होगा ये हमें एग्रीमेंट से पता चलेगा। रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ये तो डेप्रिसिएशन या एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए तो रेलिवेंट है, रेंटल इनकम के लिए नहीं। रेंटल इनकम के लिए एग्रीमेंट ही रेलिवेंट प्रोसीजर है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। What procedure is used to verify accuracy of accrued expenses? Accrued expenses सही है कि नहीं, इसके लिए क्या रेलिवेंट प्रोसीजर होगा? कंफर्मेशन टू डेटर्स, नहीं नहीं, वो तो डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए है। एसेट यूजेज, नहीं, वो एसेट वेरीफाई करने के लिए है। वेरीफाई इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री के लिए। इंस्पेक्ट सपोर्टिंग आर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर अक्रूवल्स, ये सही प्रोसीजर है। अच्छा, एक आपको लफ्ज जो बार बार इस्तेमाल होगा ऑडिट में, मैंने बताया सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का मतलब क्या होता है? ये का। एक और लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कम होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज्यादा होगा, मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एरिया में, जो हर एरिया में अलग अलग डॉक्यूमेंट बनती है ना, परचेज में परचेज इनवाइसेस हैं, सेल्स में सेल इनवाइसेस है, रेंट में रेंट एग्रीमेंट है,
तो जब हमने इनको जनरली स्पेसिफिकली आंसर लिखना हो ना, स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ, तो फिर हम ऐसे परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस, रेंट एग्रीमेंट, ये स्पेसिफिक वर्ड बोलते इस्तेमाल करते हैं जब आंसर स्पेसिफिक करना हो। कभी कभी हमने आंसर जनरल देना होता है, कभी कभी उसमें फिर हम स्पेसिफिक वर्ड के बजाय जनरल टर्म बोल देते हैं। क्या कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करो, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करो। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है जिस भी एरिया को चेक कर रहा हूं उसकी जो जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन रहे हैं उस एरिया में, वो चेक कर लो। लेकिन याद रखें, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट लफ्ज लिखना अच्छा नहीं समझा जाता, बेहतर नहीं है, इसकी इजाजत जरूर है, लेकिन क्या कहते हैं वो, कराहत के साथ, पसंदीदा अमल नहीं है। स्पोर्टिंग मकरूह स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बजाय, क्योंकि देखिए स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सही पता नहीं ना चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट, तो बाज़ औक़ात होता है एग्जाम में आपको फौरन जहन में नहीं आता यार ये पेरोल सैलरीज एक्सपेंस में कौन सी डॉक्यूमेंट बनती थी जिसपे सारी सैलरी कैलकुलेट होती थी, उसे कहते हैं पेरोल शीट या सैलरी शीट। अगर जहन में आ जाए तो सवाल करते हुए पेरोल शीट का लफ्ज लिखना है, लेकिन अगर जहन में ना आए तो फिर जनरल जेनेरिक, वो क्या, इंस्पेक्ट स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आधे नंबर फिर भी दे देगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है हमें ये पता हो कि इस एरिया में क्या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होती है। कुछ कुछ तो मुझे खुशी हुई थी, वैसे तो मैंने सिखाना है, लेकिन मुझे खुशी हुई काउंटिंग में आप ये सीख के आए हैं कुछ, कि सेल में सेल इनवाइसेस होती हैं, और शायद गुड डिस्पैच नोट भी पढ़ा हुआ आपने, ये ले आधा तो पढ़ा है ऑडिटर। और इसी तरह परचेज में परचेज इनवाइसेस होती हैं और गुड रिसीट नोट, ये बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। चलिए चले अब आते हैं हम अपनी क्लास के टॉपर्स की तरफ। जी भैया प्राइज लेके आए टीए भाई, ये हैं जी हमारी क्लास के टॉपर्स। जी फर्स्ट पोजीशन, क्लोज क्लोज सारे क्लोज, ये बहुत कम डिफरेंस है, शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है, फर्स्ट पोजीशन शाबाश हुजैफा खान। फर्स्ट पोजीशन किन की है, हाइब्रिड क्लास में हाथ उठाइए जरा, ये ऑनलाइन वाले, ये हाइब्रिड, ये फीमेल स्टूडेंट है ये रूम में जो फ्रंट पे है शायद, चलिए ठीक है। और सेकंड पोजीशन किन की है, सेकंड पोजीशन ये लगता है ऑनलाइन वाला बच्चा है। थर्ड पोजीशन किन की है, शाबाश दीजिए प्राइज इनको। फोर्थ पोजीशन किन की है, रूम 4, शाबाश, ये उधर आपके पास अभी आते हैं। फिफ्थ पोजीशन किसकी है, सिक्स्थ पोजीशन, शाबाश। सेवंथ पोजीशन, गुड। एट्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन ऑनलाइन वाला बच्चा, हाइब्रिड में भी नहीं है कोई। नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ, शाबाश। टेंथ पोजीशन, टेंथ पोजीशन हाइब्रिड में एंड पे बैठे हो भाई, चलिए ठीक, करेक्ट। ये था जी हमारा क्विज, क्विज को करते हैं आप क्लोज। और अब आते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। कल हमने होम असाइनमेंट में एक क्वेश्चन कर लिया था रिप्रोडक्शन का, दूसरा क्वेश्चन नहीं किया था, दूसरा क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। अच्छा, शुरू में जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना शुरू के लेक्चर्स में, इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा करेगा, क्योंकि मेरा असल मकसद आपको सवाल समझाना नहीं है, वो उस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें अहम चीज़ क्या क्या है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कैसे करना है, ये समझाना है। तो ये क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी की पहली केस स्टडी ऑडिट में प्रोबेबली। इससे हम सीखेंगे कि केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है। याद रखें, एग्जाम जब पेपर आपके सामने आएगा, क्वेश्चंस को वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपका सबसे पहला फैसला ये होगा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के कि आया ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है रटे वाला, या कि ये क्वेश्चन केस स्टडी है। अब ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये कल किया था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। आप बता सकते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन रटे वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 1, और केस स्टडी वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। कैसे पता चला, ये बताना आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा, आप कहेंगे सर देखते ही पता चल गया, लेकिन कुछ तो इंफॉर्मेशन, कुछ तो रूल होगा। तो पहला रूल ये नहीं, ये
पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि अमूमी तौर पे अगर 2-3 लाइंस वाला क्वेश्चन है वो अमूमी तौर पे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है, और 2-3 पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है वो केस स्टडी होती है। केस स्टडी को पहचानने का एक बड़ा तरीका ये है, इसको लिख लीजिए कि कैसे पहचाने रटे वाला सवाल है या केस स्टडी। 2-3 लाइंस हैं तो प्रोबेबली रिप्रोडक्शन रटे वाला सवाल, 2-3 पैराग्राफ हैं तो मतलब केस स्टडी। तो ये तो हमें 2-3 पैराग्राफ लग रहे हैं, ये 2-3 लाइंस हैं, रिप्रोडक्शन ये 2-3 पैराग्राफ, यानी लेंथी क्वेश्चन। ठीक है जी, ये केस स्टडी है। रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा आपने जो याद किया हुआ है उसको लिखना होता है, मेमोरी की बेस पे जो याद किया है वो लिखना है। और इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो याद किया होता है एज इट इज उसको छाप देते हैं। हालांकि कोई एक कंसेप्ट है ना, आई कैप ने बाज़ औक़ात पूरा कंसेप्ट नहीं, उसमें से कोई दरमियान वाला हिस्सा पूछा होता है, कभी एंड वाला हिस्सा पूछा होता है, कभी शुरू वाला हिस्सा पूछा होता है, कभी सिर्फ हेडिंग पूछी होती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया होता है, जैसा याद किया होता है ना, ज़हन में छपा होता है, किताब में लिखा होता है, एज इट इज छाप देते हैं। इवन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आपने अपने आप से पूछना है तो मेमोरी बेस्ड, लिखना तो मैंने जो जो याद किया है वही लिखना है, लेकिन उसमें से क्या लिखना है, क्या कंप्लीट या पार्ट ऑफ द कंसेप्ट, ये डिसाइड कर लीजिएगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि बस जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया सारा कंसेप्ट छाप दो, हालांकि उसने उस कंसेप्ट में सिर्फ हो सकता है पार्शल उसने कंसेप्ट पूछा हो। ये इवन रिप्रोडक्शन में भी बच्चे गलती कर जाते हैं। केस स्टडी आया तो क्या करना है, सुन ले। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है। केस स्टडी में हमारी प्रैक्टिस होगी ये कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये अच्छा बाज़ औक़ात एग्जाम्पल कुछ ऐसी ज़हन में आ जाती है, एग्जाम्पल तो कंसेप्ट तो क्लियर कर देती है, लेकिन सम टाइम एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल उसको नहीं कह सकते, कोई अच्छी मिसाल नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट समझाना होता है तो कभी कभी हम इस तरह की एग्जाम्पल क्लास में शेयर कर देते। तो इसी तरह की एक एग्जाम्पल है जो मैं इसको एप्रोप्रिएट तो नहीं समझता, लेकिन जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उससे रेलिवेंट है। जब मैं छोटा था, कोई आपकी उम्र का बल्कि इससे भी शायद कम उम्र का, तो टीवी देख रहा था, टीवी में कुछ क्विज होते थे, वो क्विज सवाल पूछते थे और जवाब देने पे इनाम मिलता था। अब कुछ क्विज कंपटीशन अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, वो कोई इतना अच्छा क्विज कंपटीशन नहीं था, उसमें अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। एक पार्टिसिपेंट से कहा आपको हम एक क्लिप दिखाएंगे, आपने इस क्लिप को गौर से देखना है और उसके एंड पे एक सवाल का जवाब देना है, पूछा जाएगा। ठीक है, वो क्लिप था वो किसी गाने का, वो उन्होंने गाना दिखाया और गाने के अल्फाज सुनाए उसको, वो सुनते रहे कोई 30-35-40 सेकंड का। उसमें एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा था, कुछ गानों में होता है ना इसे रिपीट करते हैं। तो एंड पे उन्होंने सवाल पूछा कि बताइए इस गाने में ये लफ्ज इस क्लिप में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। क्या आपके ख्याल में वो पार्टिसिपेंट आंसर दे सका होगा? नहीं दे सका होगा। लेकिन क्या होता अगर यही रिक्वायरमेंट उसे क्वेश्चन के एंड पे नहीं स्टार्ट में बता दी जाती, फिर उसे कहा जाता क्लिप देखो और बताओ एंड में ये लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल है, बताइए, क्या सही आंसर दे देता? बिल्कुल उस सूरत में। इसीलिए याद रखें, अगर किसी भी केस स्टडी को पहले इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, बाद में रिक्वायरमेंट, तो जब इंफॉर्मेशन पढ़े होंगे आपका माइंड को नहीं पता एंड में क्या पूछने जा रहा है, वो ओपन है, वो फोकस नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का बहुत सी तरह का एनालिसिस कर रहा होगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो उस सिचुएशन का आंसर देना है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसीलिए याद रखें, हर केस स्टडी में आदत बना लें, पहले आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है ताकि आपके माइंड को पता चल जाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है,
इंफॉर्मेशन का इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालिसिस करें। इस रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको काउंट करते जाएं और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करते जाएं। फिर से बताइए, अगर हम रिक्वायरमेंट पहले ना पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दे केस स्टडी को, क्या हमारा माइंड रेलिवेंट और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर सकेगा? नहीं कर सके। लेकिन अगर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें फिर कर लेगा। इसीलिए आदत बना ले क्या कि सबसे पहले केस स्टडी में रिक्वायरमेंट पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में भी आगे ट्विस्ट आएगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है ना, सारी चीजें एक ही लेक्चर में थोड़ी बता देनी। यहां पे रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन विच फैक्टर वुड सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ फूड शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर वुड सजेस्ट दैट एन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा मुझे बताइए, डॉक्टर बैठे, मरीज आ गया, मरीज आके कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे दिमाग का ऑपरेशन कर दे, सर्जरी कर दे। क्या डॉक्टर को फौरी तौर पे सर्जरी कर देनी चाहिए? कि उसे देखना चाहिए कि मेरे क्लाइंट को ये सर्विस चाहिए भी कि नहीं, जरूरी है भी कि नहीं। अच्छा प्रोफेशनल क्या करेगा? वैल्यूएट करेगा ना। याद रखिए, समटाइम हमारे क्लाइंट्स इतने वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड नहीं होते कि उन्हें ये पता उन्हें क्या चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, उससे थोड़ी पता है कि उससे क्या चाहिए। वो तो हर चमकती चीज को देख के समझेगा ये सोना है, ये मुझे हासिल करनी चाहिए। वो तो बड़ों को पता है, ठीक है, कि क्या सोना है, क्या आग है। तो उसी तरह हमारे क्लाइंट को बाज़ औक़ात नहीं पता होता। तो हमें क्या वैल्यूएट करना चाहिए कि हमारे क्लाइंट को ये सर्विस की ज़रूरत है भी कि नहीं है। कि हम सोचें भी पैसा आ रहा है, हमें क्या है, पैसा आ रहा है, ठीक है ले आते, नहीं। इसीलिए ये उसने बेसिकली इस केस के ज़रिए से आपको ये सिखा रहा है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आए और कहे भाई हमने ऑडिट करवाना है, तो पहले आप देख लें कि क्या इसको ऑडिट की ज़रूरत है भी या नहीं। किन फैक्टर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ऑडिट के करवाने की ज़रूरत है और किन की वजह से ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ें तो बज़ाहिर लग रहा होगा ये एक रिक्वायरमेंट है, शाबाश, लेकिन इस धोखे में नहीं आना। ये दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है आपने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनसे लगे कि ऑडिट होना चाहिए, और फिर दूसरी हेडिंग में वो फैक्टर्स लिखने हैं जिनसे लगे कि ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही अकल बताया था ना। रिक्वायरमेंट में वर्ड एंड पावर वर्ड है। एंड का मतलब है आपकी रिक्वायरमेंट अब मजीद बढ़ गई। हालांकि वो चाहता तो इसको रिक्वायरमेंट में पार्ट ए और पार्ट बी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि जल्दी जल्दी में एक रिक्वायरमेंट आप भूल जाए अटेम्प्ट करना। क्योंकि जब ए और बी लिखते होते हैं ना, तो हमारी आदत है हम टिक करते हैं। टिक करते हैं तो एंड पे कोई पार्ट रह जाए तो पता चल जाता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आप जब पार्ट ए करके टिक करके सोचेंगे पार्ट बी बाद में करेंगे, तो हो सकता है एंड पे आपको याद ना रहे। तो कंप्लीट आंसर हो सकता है कि ना दे इस तरह की सिचुएशन में, जब वो कंटिन्यूस पैराग्राफ में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपने इसको एंड को अंडरलाइन कर ले, पता चल जाए पहले भी, और चाहें तो खुद से नंबरिंग कर ले ए और बी क्वेश्चन पेपर के। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि आंसर शीट जो स्क्रिप्ट होगा उस पर है ए बी ऑफिशियली, आपने अपने लिए ए बी किया। पढ़ते हैं। यू आर द सीनियर मैनेजर इन ए स्मॉल ऑडिट फर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू क्लाइंट्स? न्यू क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो न्यू क्लाइंट हर सूरत में आना चाहिए, चाहे उसे जरूरत है चाहे नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। याद रखें, बिजनेस तो करना ही है हमने, लेकिन एथिक्स के साथ बिजनेस करना है। बिजनेस हमारे ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होते हैं, अखलाकियात अप्लाई होती हैं, कोई वो हमने फॉलो करनी है। ठीक है? तो अखलाकियात का तकाजा ये है कि हमारे क्लाइंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे बताएं, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी बताएं। न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद 3 स्टोर्स। इसमें क्या कोई अहम वर्ड है? पावर वर्ड। शाबाश, पार्टनरशिप, इसको अंडरलाइन कर लें। कैसे अच्छा, ये किस कैटेगरी में आएगा? ऑडिट शुड बी कंडक्टेड वाली कैटेगरी में, या ऑडिट शुड नॉट बी कंडक्टेड?
शुड नॉट बी कंडक्टेड। फिर आगे आप लिखे इट इज पार्टनरशिप कंसर्न, देयरफॉर ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कंसेप्ट ये होना चाहिए, अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये होना चाहिए कि पार्टनरशिप के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। आगे चले नेक्स्ट। जी जी, नहीं रिक्वायर्ड वाला पाकिस्तान में सिर्फ कंपनीज के लिए, और कंपनीज में भी बड़ी कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी पेड अप उनके लिए रिक्वायर्ड है और पब्लिक के लिए रिक्वायर्ड है। स्मॉल कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं, और पार्टनरशिप के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं, एनजीओज के लिए अमूमी तौर पे उनके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करवाना चाहें तो करवाएं, पर इसके लिए लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू ए 4th स्टोर इन ए नियर बाय सिटी बट इज अनडिसाइडेड अबाउट हाउ टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। वो कह रहे हैं कि हम 4th स्टोर बनाएंगे, लेकिन फाइनेंस कैसे करना है, पैसा कहां से आएगा नया स्टोर बनाने के लिए, ये अभी फैसला नहीं हुआ। इसमें कोई अहम इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से अहम हो? हाँ, एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर कट हमें नहीं पता एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जरा मजीद इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, शायद क्लियर हो जाए। कह रहे हैं दे आर कंसीडरिंग इधर बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओनर्स। हाँ, अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई कि एक्सपेंशन बोरोइंग के लिए भी हो सकती है, अब दोनों पॉइंट आ गए। अब बताइए किस सूरत में ऑडिट की जरूरत हो सकती है और किस में नहीं? बोरोइंग से करें तो ऑडिट की जरूरत हो सकती है, और अगर खुद से करें जरूरत नहीं है। तो आप दोनों जगह पे लिख ले, ऑडिट नेसेसरी वाले में लिख ले कि इफ न्यू स्टोर इज फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग देन बैंक विल रिक्वायर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लोन देने के लिए जब तक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हो, बैंक लोन नहीं देता। और इफ न्यू स्टोर इज टू बी फाइनेंस्ड बाय शेयर्स या सॉरी कैपिटल, शेयर कैपिटल, देन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो कौन सा किसी से उधार मांग रहे हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए 3 पॉइंट हो गए हमारे, इससे 2 पॉइंट निकले हैं। डेट वाले केस में जरूरी होगा और इक्विटी वाले केस में जरूरी नहीं होगा। फिर कह रहे ओनर्स आर 2 brothers and 2 sisters, 3 of whom actively manage 1 store each and the 4th will manage the new store next year। ये आपके लिए सबसे मुश्किल पॉइंट साबित हुआ होगा कि कह रहा है टोटल 4 बहन भाई हैं, ठीक है, 3 मैनेज कर रहे हैं, एक अभी फिलहाल बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा। स्लीपिंग पार्टनर, तो बताइए स्लीपिंग पार्टनर घर में बैठा होगा, वो सोच रहा होगा कि मेरे अपने बहन भाई हैं, खूनी रिश्ता है, ये तो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, जो भी बात करेंगे हमेशा सच बोलेंगे, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे बिल्कुल ठीक होंगी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये तो फिर भाई हैं, वो तो आप शायद अखबारों में खबरें पढ़ते होंगे, वालिदैन को घर से निकाल देते हैं लोग। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं, सारे नहीं होते, इक्का दुक्का होते हैं, कोई हजारों लाखों में कोई एक आधा ऐसा बदकिस्मत होगा कि वालिदैन को घर से निकाल। लेकिन खबरें सुनते हैं कभी कभार, पढ़ने को इस तरह के मिलते हैं। तो जब वहां पे हो सकता है तो बहन भाई नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि आपने शायद ये भी अखबार में पढ़ा हो, बहन भाई में झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पैसा होता है ना, जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, ये इम्तिहान होता है भैया। तो क्या एक दूसरे के साथ ये बहन भाई फ्रॉड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शाबाश, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हो, लेकिन हो सकता है। और आपको पता है हमने एज ऑडिट, हमारा प्रोफेशन क्या सिखाता है? शायद नेगेटिव। एहतियात बेहतर है, एहतियात बेहतर है। ब्लाइंडली किसी पे रिलाई करने से बेहतर है कि बंदा एहतियात करे। ठीक, असूल ठीक है कि नहीं ठीक? ओके, चलिए। तो इसमें स्लीपिंग पार्टनर को शक होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको दी जा रही है वो सही प्रॉफिट शो करवा रही है कि नहीं करवा रही। तो उस शक को दूर करने के लिए ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
ये है हमारी पहली केस स्टडी। हाँ, रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए हम उसे दोनों इंफॉर्मेशन दोनों तरह से एनालाइज कर रहे हैं। रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर करवा ले तो स्लीपिंग पार्टनर के लिए बेहतर है, अगर करवा ले तो बैंक से लोन लेने के लिए आसानी हो जाए। हाँ जी, किन फैक्टर्स, अच्छा एक, हाँ जी, लेकिन क्या कोई पार्टनर भी रिक्वायर कर सकता है? आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो घर बैठे होते हैं। क्या उनकी ये रिक्वायरमेंट होगी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको बिजनेस की मिले वो सही हो? तो वो भी रिक्वायर कर सकते हैं कि नहीं? लीगली रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन कोई पार्टनर रिक्वायर कर सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है जी जी जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? जी मेरे भाई आवाज बंद हो गई, पूछिए। जी जी आ रही है आवाज। सर अगर एक क्लाइंट को जरूरत नहीं है ऑडिट करवाने की, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए? देखिए अगर जरूरत नहीं है लेकिन ऑडिट करवा रहा है क्लाइंट, तो हमें उसे बता देना चाहिए कि आपको इस वक्त ऑडिट की नहीं, किसी और सर्विस की जरूरत है। आहो, और भी सर्विसेज होती हैं, और भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बता देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट इंसिस्ट करे तो फिर आप कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ प्रैक्टिशनर, कुछ ऑडिटर ऐसे होते हैं वो फिर भी नहीं करते, कहते हैं जब हमारा दिल नहीं मान रहा तो हमने नहीं कर। अब जैसे फर्ज कीजिए मेरे पास कोई स्टूडेंट आ गया, वो कहने लगा सर मुझे ऑडिट पढ़ाएं, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा दूंगा। कहने लगा नहीं सर, जो सिलेबस है वो इंडिया वाला होना चाहिए, इंडिया में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वहां का जो ऑडिट का सिलेबस है मैंने वो पढ़ना है। मैंने कहा पेपर कौन सा देना है? पेपर आई कैप वाला देना है। अब क्या मुझे कह देना चाहिए ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, मुझे तो फीस से गर्जा है मैं पढ़ा देता हूँ, क्या मुझे पढ़ा देना चाहिए? पहले मैं क्या कहूँगा, पहले मैं अपने क्लाइंट को बताऊंगा भाई ये एप्रोप्रिएट सर्विस नहीं है, आपको चाहिए आई कैप का पेपर देना है, आई कैप के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें। लेकिन अगर वो कहे नहीं 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 मैंने तो उसी के मुताबिक पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे आपकी जजमेंट है। कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, लेकिन वो जो एंगेजमेंट लेटर होता है ना, जो एग्रीमेंट होता है, उसमें लिख देते हैं कि भाई हमने वार्न कर दिया था फिर भी ये कह रहा है कि मुझे पढ़ा दे। और कुछ कहते हैं नहीं हमारा ज़मीर नहीं मानता, ये गलत प्रैक्टिस। वो बहरहाल आपकी जजमेंट है, लेकिन क्लाइंट को बताना ज़रूरी होता है कि आपका ये डिमांड जो है ये करंट हालात में अप्रोप्रिएट नहीं। अच्छा आप सुने, केस स्टडी कर लिया आपने, सबसे अहम असूल केस स्टडी अटेम्प्ट करने का बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको असूल ये बताया कि एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी का। हाँ, पैराग्राफ की लेंथ से पता चल जाता है, और भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें, अमूमी करेक्टर्स आते हैं, केस स्टडी में अमूमी करेक्टर्स आते हैं, नाम आते हैं। और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में अमूमी तौर पे बोल रहा हूँ, करेक्टर्स नहीं होते। जैसे इसमें करेक्टर्स है ना, 2 ब्रदर 2 सिस्टर्स, ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन में करेक्टर कोई नहीं था। तो करेक्टर के आ जाने से भी हमें अंदाजा लेंथ ऑफ द केस से और करेक्टर्स। अच्छा अब असूल सुन लें। एक स्टूडेंट कहने लगा, आपने बताना है स्टूडेंट की अप्रोच सही है कि गलत है। कहने लगा सर ये कह रहा है बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जो ये कहने ऑडिट होना चाहिए और कौन से फैक्टर जो कहते हैं ऑडिट नहीं होना चाहिए। तो जब हम लिखें ना किन फैक्टर्स की वजह से कि ऑडिट होना चाहिए, हमें जितने भी एडवांटेजेस पड़े हैं सारे के सारे इसमें फिट कर देते हैं। भाई वो सारे एडवांटेजेस ही हैं ना, और वो सारे एडवांटेजेस हमें बताते हैं कि ऑडिट होना चाहिए। क्या वो जितने भी हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फैक्टर विच सजेस्ट दैट हेल्थ फूड शुड हैव एन ऑडिट, इसमें लिख देने चाहिए कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सारे लिख देने चाहिए, सारे एडवांटेज लिख दे? शाबाश, हाथ उठाइए जरा पता चले। कितनों का ख्याल है नहीं लिखने चाहिए? शाबाश, नहीं सारे नहीं लिखने चाहिए, जवाब ठीक है आपका। रीजन क्या है? इसमें केस स्टडी का असूल है कि आपने क्वेश्चन केस स्टडी की गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, ये असूल लिख दे, लिख ले। केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का असूल, अटेम्प्ट करने का असूल, गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना।
यानी क्वेश्चन में उसने जिस जिस एडवांटेज का जिक्र किया है वो तो आप लिखेंगे, जिसका जिक्र नहीं किया वो आपने सॉल्यूशन में नहीं लिखना। बात समझ आ रही है? केस स्टडी का असूल है गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाते, वरना रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में केस स्टडी में फर्क ही कोई ना रह गया। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखें, कह रहा है मुझे न्यू फूड के बारे में बताओ, यानी स्पेसिफिकली इस कंपनी के बारे में बताओ, मुझे जर्नी सब के बारे में ना बताओ। असूल समझ रहे हैं कि केस स्टडी का क्या असूल है कि आपने सॉल्यूशन जब लिखना है, गिवन इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन की इसके अंदर रह के लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना, वरना वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। मार्क्स ज्यादा हो फिर भी असूल यही है, गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर रहना है, गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, वरना वो रिप्रोडक्शन बन जाएगा। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा असाइनमेंट की डिस्कशन, और ख़ास तौर पे केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है। इसमें एक मैंने आपको सिखाया केस स्टडी को पहचानना, कैसे पहचानेंगे, फिर आपको ये बताया मैंने कि सबसे पहले केस स्टडी की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और तीसरी चीज़ केस स्टडी अटेम्प्ट करने के हवाले से बताई कि क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना। चलिए, आज का नया कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार है? सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट आज हमने स्टडी करना है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल्स ज्यादा डिस्कस करेंगे हम, और एंड पे प्रोसेस भी, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, आपके लिए नहीं है, मैं भूल ना जाऊं। एग्जाम्पल, हमने अभी तक की केस स्टडी, अभी तक की जितना भी सीखा है ऑडिट, उसमें ये सीखा है कि एक ऑडिट एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होती हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट या डायरेक्टर भी कह लेने, बीओडी, और ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के बगैर जब जिंदगी गुजारते थे ये लोग, तो क्या होता था, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली शेयर होल्डर को देते थे। ऐसा ही है, उसमें शेयर होल्डर को शक होता था कि कहीं इन्होंने प्रॉफिट ओवरस्टेट ना किया हो अपनी परफॉर्मेंस शो करवाने के लिए। लेकिन जब ऑडिटर आया, फिर क्या तब्दीली आई, चेंज आया कि अब जो मैनेजमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को देने के बजाय पहले ऑडिटर को देते हैं। ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को। यानी शेयर होल्डर को अब 2 चीजें जाएंगी, एक नहीं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड होगी ऑडिट रिपोर्ट, जो ये बताएगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या इनमें कोई गड़बड़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऑडिट रिपोर्ट के बगैर शेयर होल्डर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या श्योर होते थे कि ये ठीक है? नहीं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या शेयर होल्डर श्योर होते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? शेयर होल्डर श्योर होते हैं? पक्की बात। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर जब शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट देता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट तो दे ही रहा है, साथ साथ एश्योरेंस भी दे रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं? क्या ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल में शेयर होल्डर्स को एश्योरेंस भी मिल रही है? मिल रही है एश्योरेंस, श्योरिटी, यकीन दिखानी, बिल्कुल मिल रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ऑडिटर है वो एश्योरेंस प्रोवाइडर भी है? क्या ये कह सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि वो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर है या एश्योरेंस प्रोवाइडर भी है, तो फिर अगर ऑडिटर को मैं एश्योरेंस प्रोवाइडर कह सकता हूं, तो क्या ऑडिट को एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, यही टर्म आपको एक्सप्लेन करनी है, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। आसान तरीन अल्फाज में सुन ले, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट का दूसरा नाम है। टेक्निकली फर्क है,
लेकिन आसान तरीन अल्फाज में अभी तक उसका दूसरा नाम है, थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन बहरहाल फ़र्क है। हम इसको फिर टेक्निकली सीखेंगे कि एश्योरेंस इंगेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे सादा ज़बान में एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है? एक ऐसी इंगेजमेंट का मतलब प्रोजेक्ट, जॉब, टास्क, एक्टिविटी, इस सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है। तो एश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब ऐसी जॉब, ऐसा टास्क, ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक पर्सन यानी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और फिर रिपोर्ट की शक्ल में शेयर होल्डर को श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, जिससे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के बारे में। ये है एश्योरेंस इंगेजमेंट। थोड़े से मुश्किल अल्फाज में है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब यही निकलेगा कि एश्योरेंस इंगेजमेंट में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करता है और शेयर होल्डर को रिपोर्ट देता है, ऐसा ही है। तो आइए सर एश्योरेंस इंगेजमेंट को हम थोड़े टेक्निकल वर्ड्स में सीखते हैं, क्योंकि अगर कोई हमसे ज़बानी कलामी पूछे एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है, हम कहेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है? वेरिफिकेशन। लेकिन अगर यही सवाल हमसे आईकैब ने पूछा ना, फिर हमने उसे इतने सिंपल वर्ड्स में नहीं बताना। ठीक है, याद रखिएगा, समझने समझाने वाले कंसेप्ट जो होता है ना, उसमें समझने समझाने वाले अल्फाज कुछ और होते हैं और एग्जाम में लिखने वाले अल्फाज कुछ और होते हैं। ठीक है, जो क्लास में अमूमी तौर पे अल्फाज बोले जाते हैं वो समझने समझाने वाले होते हैं, और जो नोट्स में या बुक्स में लिखे होते हैं वो होते हैं जो आपने याद करके एग्जाम में लिखने हैं। और स्टूडेंट अक्सर गलती शुरू में ऑडिट में क्या करते हैं भला, जो क्लास में अल्फाज सुने होते हैं ना वो ही आंसर में लिख देते हैं। टेस्ट नंबर 1 में ऐसे होता है, लिखा होता है एश्योरेंस इंगेजमेंट को डिफाइन करें, तो बजाय कि ये वाली डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो लिखने के कहते हैं एश्योरेंस इंगेजमेंट मींस वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि गलत है। उसके नंबर कंसेप्चुअली ठीक है लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब जो डेफिनेशन होती है ना, देखें आईकैब क्या कहता है, आप अपने अल्फाज में ऑडिट के कंसेप्ट लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होती है ना और कुछ टेक्निकल टर्म्स वो आपको एज इट इज याद करने पड़ते हैं। डेफिनेशन तो खुद की नहीं ना बना सकते, वो तो वही होनी चाहिए। अच्छा, अब सुने एश्योरेंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन। कह रहे एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस इंगेजमेंट मींस एन इंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible parties. ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स engagement in which practitioner obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible parties. आया समझ? तो मैं समझाया ही नहीं अभी, तो मैंने सिर्फ पढ़ाया है। पढ़ाया भी सिर्फ इस वजह से है ताकि इन टर्म्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीट एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो हमारी समझ से बाहर है। तो इनको समझने के लिए हम गोरों का असूल अपनाते हैं। गोरों का असूल क्या है? मुश्किल चीज हो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड बड़ा कंसेप्ट है, इसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, हर टर्म जो अलग अलग करके उसको समझो। जब अलग अलग टर्म समझ आ जाए जो मुश्किल वाली हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा डेफिनेशन इकट्ठे टर्म को जोड़ के पढ़ना समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बे ठीक है ये अप्रोच। तो हमने इसी डेफिनेशन में से इसके 5 हिस्से किए। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन के क्या किए? 5। इसे कहते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट याद रखें कंसेप्चुअली क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसेप्ट पक्का रखें अपने ज़हन में
याद करने के लिए इसको समझ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लिख पाए। पहला एलिमेंट क्या, यानी निशानियां, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, निशानियां, ये चीजें होंगी तो वो पता नहीं साइंस की किताब होती थी एक, उसमें अजीबोगरीब चीजें लिखी होती थी, उनमें एक चीज लिखी होती, पता नहीं क्या था, हशरात की तारीफ बयान करे। तो उसमें लिखा था, वो उसके उर्दू में पढ़ी मैंने, लिखा था उसके 3 हिस्से होते हैं, सर, धड़ और पेड़। बस इतनी साइंस याद है, वैसे ही है ना। उसके 3 हिस्से होते थे। हमारी इंश्योरेंस एंगेजमेंट के कितने हिस्से हैं? 5। पहला हिस्सा क्या है? कहता है 3 पार्टी रिलेशनशिप। कहता है दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस एंगेजमेंट होगी उसमें 3 पार्टीज जरूर होंगी, ना 2 ना 4। कितनी पार्टीज होंगी? 3। कौन कौन सी 3 पार्टीज? शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, हाँ, इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं। शेयर होल्डर यानी यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स, मैनेजमेंट यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और ऑडिटर यानी प्रैक्टिशनर। अच्छा भाई, ये मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये ओनर्स को इंटेंडेड यूजर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना है, उनके लिए बन रही है। और ये ऑडिटर को प्रैक्टिशनर, जनरल वर्ड क्यों बोला? क्योंकि वो एक प्रैक्टिशनर है, वो एक प्रोफेशनल है। जैसे लॉयर्स भी प्रैक्टिशनर है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स भी प्रैक्टिशनर है, कभी कभी लिखा होता है ना उनके नाम के साथ प्रैक्टिस, तो हम भी तो प्रोफेशनल है, प्रैक्टिशनर है। तो समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ, अभी हमें इतना पता चल गया कि इस डेफिनेशन में जो ये प्रैक्टिशनर लिखा है इसका मतलब है ऑडिटर, और ये जो लिखा हुआ है इंटेंडेड यूजर इसका मतलब शेयर होल्डर, और जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी लिखा हुआ है मैनेजमेंट। क्लियर जी? अच्छा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर हम बैंक के पास जाएं लोन लेने के लिए, कंपनी जाए, सीईओ बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, बैंक ने बोला नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाओ। सीईओ ने ऑडिट करवाया एक फर्म से और बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट दे दी। इसमें बताइए 3 पार्टी रिलेशनशिप कैसे है? इसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? सीईओ, शाबाश। इंटेंडेड यूजर कौन है? बैंक। और प्रैक्टिशनर कौन है? वो ऑडिटर, सीएफएम। क्लियर हो गया? तो हमेशा इंश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 एलिमेंट्स होंगे। अगर 2 हैं तो इसका मतलब वो इंश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वरना मैं आपको बताता। बाज़ औक़ात कंपनीज ने किसी इंटरनल ऑडिटर को अपना एम्प्लॉय रख लेते हैं, किसी ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय रख लेते हैं, तुम चेकिंग करो। वो फिर इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। आपने शायद किसी स्टूडेंट ने टर्म सुनी है। वो 3 पार्टी नहीं होता, वो फिर तो वो कंपनी का हिस्सा बन जाता है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 समझ आ गए? ओके। कौन कौन से? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड। दूसरा, ए सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कहते हैं उस चीज को जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिस चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, प्रैक्टिस में सिर्फ सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कुछ और भी हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं पास्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाज़ औक़ात हम फ्यूचर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निकली नहीं कहना चाहिए। बजट, वो क्या होता है? बजट। ठीक है, उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। पास्ट यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसको वेरीफाई करेंगे? वो क्या है? वो पास्ट की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, हिस्टोरिक। वो फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे बजट। और इवन वो बाज़ औक़ात नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। आपके सिलेबस में सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा?
फाइनेंशियल, वो आपसे हमेशा पूरे सिलेबस में यही पूछेगा कि जो पिछला साल गुजर गया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, इसको कैसे वेरीफाई करोगे। सीफैप लेवल पे जाएंगे, वो आपसे ये भी पूछेगा फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं आइंदा आने वाले साल की, इसको वेरीफाई करो। अब आप परेशान, ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो भी हुई नहीं ट्रांजैक्शन। और ये भी चले छोटी एग्जांपल है, अगली एग्जांपल सुनिए, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। फर्ज कीजिए भाईजान ने कहा सर मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट हूं, ये स्टेटमेंट दी, क्या गौर से सुने, क्या इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई किया जा सकता है? इसका जवाब है यस, हालांकि इसमें कोई नंबर नहीं है। तो याद रखिए फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर क्या चीज, जिसको वो इंफॉर्मेशन जिसको वेरीफाई करना है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस की हद तक वो हमेशा फाइनेंशियल होगी और फाइनेंशियल में भी हमेशा पास्ट की होगी। उसे कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया क्या? यही तो वो चीज है जिसको वेरीफाई करना, ठीक है। हमारे केस में हमेशा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसे कहते हैं? क्राइटेरिया होता है रूल्स, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं इसको। क्राइटेरिया मतलब रूल्स या फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्या आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं? IFRS, ये चीज। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक ही क्राइटेरिया नहीं है, और भी क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर आपने टैक्स पढ़ा हुआ है कैफ 2 तो आपको पता होगा कि टैक्स के रूल्स के मुताबिक भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और वो रूल्स बाज़ औक़ात IFRS से डिफरेंट होते हैं। और शायद आपने पढ़ा हो कि एक और फ्रेमवर्क होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, जिसमें कैश रिसीव्ड और कैश पेड की बेस पे इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं। तो अभी तक के आपने नॉलेज की बेस पे 3 तरह के रूल्स हैं जिनमें मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा सकती हैं। एक IFRS, एक टैक्स बेसिस, एक कैश, और भी है। USA दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, उसमें IFRS फॉलो नहीं होते, उनका अपना फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं US GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी है, और भी फ्रेमवर्क है, लेकिन कैफ की हद तक इतने काफी है। फिर सुनने कंसेप्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया किसे कहते हैं? वो रूल जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी। दुनिया में क्या एक ही रूल है? नहीं, बहुत से रूल्स हैं, जैसे IFRS, कैश बेसिस, टैक्स बेसिस, US GAAP। अच्छा, अब जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना है, फर्ज करें मैं CEO हूं, मुझे कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, कोई एक के चारों के मुताबिक ही बना सकता हूं, एक ही क्राइटेरिया। तो मैं क्राइटेरिया कैसे सेलेक्ट करूं? ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100, ये आ गया हमारा US GAAP के मुताबिक फाइनेंशियल क्राइटेरिया तो है। क्या ये क्राइटेरिया सूटेबल है? नहीं। SECP मुझे एक लगाएगा, वो कहेगा भाई पाकिस्तान में बैठे हो, पाकिस्तान में क्राइटेरिया जो सूटेबल है वो IFRS है। USA में जाओगे ना, फिर उधर US GAAP लगाना, वो उधर सूटेबल है, इधर नहीं। तो याद रखे क्राइटेरिया क्या है, ये हमें समझ आ गया। चूंकि क्राइटेरिया बहुत से हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है क्या? क्राइटेरिया भी हो और वो, आप पता चल गया साथ में सूटेबल का लफ्ज क्यों लिखा है? डन जी। 3 पार्टी रिलेशनशिप ओके, सब्जेक्ट मैटर ओके, सूटेबल क्राइटेरिया ओके। एग्जांपल समझ आ गई इसकी? एविडेंस का मतलब क्या है? अच्छा, आपने मुझे बताना इस एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम है। CEO मेरे पास आया, सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर है, इसका ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया भी सूटेबल है, आप ऑडिट कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल वही करने के लिए तो बैठा हूं। उसने पूछा सर आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो आप हमें देंगे उसकी बेसिस क्या होंगी? तो मैंने कहा उसकी बेसिस होंगी एक ब्रीफ केस जिसमें नोट ही नोट भरे हों। वो ब्रीफ केस मुझे दीजिए और ये रिपोर्ट साइन करके मैं आपको देता हूं। मुझे बताइए क्या ऑडिट रिपोर्ट की ये बेसिस ठीक हैं?
नहीं, ठीक नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस फीस नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एविडेंस। एविडेंस किसे कहते हैं? एविडेंस उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करते हुए हासिल की है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन, कंक्लूजन लिखेंगे कि वो ठीक है कि गलत। ब्रीफ केस बेसिस नहीं है। बेसिस क्या है? ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस क्या है? एविडेंस किसे बोलते हैं? वो इंफॉर्मेशन जो आपने वेरिफिकेशन करते हुए ऑब्टेन की। जैसे अभी सुबह की एक्सरसाइज में आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, वो सारे एविडेंस ही थे। सेल्स को वेरीफाई करते हुए क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? सेल इनवॉइसेस। परचेजेस को वेरीफाई करते हुए क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? परचेज इनवॉइसेस पूरी हैं तो मतलब फाइनेंशियल में ठीक है। परचेज इनवॉइस की अमाउंट ऊपर नीचे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करते हुए क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? ठीक है। अच्छा जरा बताइए क्या इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है? ये भाईजान आए मेरे पास, सर ऑडिट कर दीजिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा सर ब्रीफकेस दूं। मैंने कहा रिश्वत? रिश्वत नहीं, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी, रिश्वत नहीं हम लेते। उन्होंने कहा ठीक है सर काम शुरू करें। मैंने कहा लेकिन एविडेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। माशाल्लाह आप इतने नेक शरीफ सूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। सर पे टोपी और दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, और ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते हैं, अल्लाह वाले हैं आप। आपने तो जो काम किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा। साइन कर दिया रिपोर्ट को। क्या ठीक किया मैंने? नहीं ठीक किया। याद रखें ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन हमारा प्रोफेशन क्या कहता है कि हमने एविडेंस के बगैर फैसला नहीं करना। याद रख, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी जज ने किसी मुलजिम की शक्ल ही देखते हुए कह दिया भाई शक्ल से करप्ट लगता है, लगा दो इसको फांसी? नहीं कहते। वो फैसला किस बेस पे देते हैं? एविडेंस की बेस पे, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में। ऐसा ही है। तो याद रखें वो जज प्रोफेशनल है, प्रैक्टिशनर है, हम भी प्रोफेशनल है, प्रैक्टिशनर है। हमने भी जो फैसला देना है किस बेस पे देना है? एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं प्रोसीजर परफॉर्म करके। वो अगर एविडेंस हमें सारा सही मिल गया, वहां पे पता चल गया सब ठीक है, तो हम रिपोर्ट में कह देंगे सब ठीक है, वरना गलत। अच्छा एक चीज है एविडेंस। एविडेंस इकट्ठा कर दिया कि तमाम सबूत और गवाहों के बयानात, ये है एविडेंस है। फिर लास्ट एलिमेंट क्या है? रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट, कि ये हमारा फैसला है, ये एविडेंस है। फैसले पे पहुंचने के लिए जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, ये एविडेंस वो है। और ये रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट क्या है? एक पेज जिसमें हमने लिखा होता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत हैं। एविडेंस में लिखा हो, याद रखें हमारी रिपोर्ट और एविडेंस मैच करनी चाहिए। अगर एविडेंस में कोई गलतियां नजर आए तो हम रिपोर्ट में क्या लिखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, और अगर एविडेंस से हमें कोई गलती सामने नहीं आई तो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? कोई गलती नहीं। क्लियर? अगर एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट में आपको फर्क समझ आ गया तो एक सवाल का जवाब बताइएगा। ये दोनों रिटन फॉर्म डॉक्यूमेंट्री होती है मोमिन तौर, एविडेंस भी और रिपोर्ट भी। इनमें से एक चीज सिर्फ ऑडिटर के पास रह जाती है और एक चीज पूरी दुनिया को सर्कुलेट की जाती है। शाबाश। एविडेंस क्या होता है? सिर्फ ऑडिटर। और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट क्या है? तो अब देखिए, अब दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को। ये सारे एलिमेंट्स क्लियर हो गए। अब क्या कह रहा है? सब एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट, ऐसा काम इन विच ए प्रैक्टिशनर, यानी जिसमें ऑडिटर होता है। वो ऑडिटर क्या करता है? ऑब्टेन एविडेंस, वो एविडेंस ऑब्टेन करता है। किस लिए? वैल्यूएशन का मतलब वेरीफाई करना, ताकि वो वैल्यूएट करे, वेरीफाई करे। क्या वेरीफाई करे? कि सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, वो आईएफआरएस के मुताबिक बनी है कि नहीं। ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसा काम है जिसमें ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करता है ताकि वेरीफाई करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, और फिर जो भी उसका नतीजा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी, वो रिपोर्ट की शक्ल में देगा।
किसको देगा? इंटेंडेड यूजर्स को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब क्या? कि जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, अब वो यूजर्स का बनेगा, मैनेजमेंट का नहीं। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ेगा? मैनेजमेंट कहती है हमने तो कॉन्फिडेंस पहले ही हमारा हाई था, हम ही ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो जब ऑडिट होता है इसके बाद कॉन्फिडेंस किसका बढ़ता है? शेयर होल्डर का। मैनेजमेंट का तो नहीं बढ़ेगा। मैनेजमेंट कहेगी सर हमें तो पहले ही पता था, हमने सारा काम ठीक किया, हमने तो खुद किया है। ये तो शेयर होल्डर हम पे एतराज करते थे, शक करते थे, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, हमारा ऑलरेडी मैक्सिमम है अपने काम के बारे में। भाई ये बात समझ आई? चलिए अच्छा, अगर ये पांचों एलिमेंट होंगे तो क्या होगा? और अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुआ, नो इंश्योरेंस। एंड पे सिर्फ 2 मिनट में मैं चाहता हूं एक प्रोसेस प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर कर दूं कि प्रैक्टिकली होता क्या है, जरा सुनिएगा। प्रैक्टिकली जिस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है ना, पहले उसके शेयर होल्डर सारे इकट्ठे होते हैं एक मीटिंग में, उसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। वो शेयर होल्डर उसमें एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, सीएफएम को, और मैनेजमेंट से कहते हैं कि अब ये ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके हमें रिपोर्ट देगा, आपने इनके साथ कोऑपरेट करना है। ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ये 3 पार्टी हो गई। फिर इसके बाद ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट से कहता है लाओ मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगी तो ऑडिटर काम शुरू करेगा। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फिर ऑडिटर पूछता है फ्रेमवर्क कौन सा है, वो कहते हैं आईएफआरएस। ऑडिटर आईएफआरएस की बुक जाके बाजार से खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसने उसके मुताबिक चेक करना है बनी है कि नहीं बनी। फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, आईएफआरएस देखता है खोल के सफ़े आगे पीछे करके कि उसके मुताबिक बनी है कि नहीं। अगला एरिया आया, सफ़े खोल के देखा उसके मुताबिक बनी है कि नहीं, उसके मुताबिक है। ये सारा ऑडिटर ने क्या किया? एविडेंस इकट्ठा किया। क्या एविडेंस इकट्ठा किया? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं। फिर ऑडिटर ने जब सारा काम हो गया 1.5-2 महीने बाद, फिर ऑडिटर ने बैठ के एक सफ़ा टाइप किया। कौन सा? ऑडिट। उसके अंदर अपना कंक्लूजन या ओपिनियन दिया, क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। और ये ओपिनियन या कंक्लूजन किस बेस पे होगा? एविडेंस में मिस स्टेटमेंट नहीं निकली तो हम कहेंगे फाइनेंशियल में ठीक है। और अगर एविडेंस में से पता चला मिस स्टेटमेंट है, मॉडिफाइड ओपिनियन, हम कहेंगे फाइनेंशियल में गड़बड़ है। और फिर ये रिपोर्ट किसको दे दी जाती है? यानी ऑडिटर प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ऑडिटर ये कहता है मैनेजमेंट को, ए मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट स्टेपल कर दो और फिर ये भेजो, फिर ये भेज दो शेयर होल्डर को। ठीक है जी। अच्छा, आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें अगर मैनेजमेंट ने रिपोर्ट में हेराफेरी कर दी तो वो हेराफेरी नहीं करती, क्योंकि हम वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होती है ये प्रैक्टिकली। ये प्रोसेस थोड़ा समझ आ गया आपको? एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस समझ आ गए? चलिए, आज जाके रीडिंग करनी है आपने और आज की होम असाइनमेंट भी करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।